8वीं कक्षा का छात्र अपनी गतिविधि जो कि है वर्ण और वर्णमाला के बारे में आप सबको समझाऊंगा। वर्ण वर्ण ऐसी ध्वनियाँ जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते, उन्हें मौखिक और शब्द और लिखित भाषा में वर्ण कहते हैं। वर्ण के भेद। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, मौखिक स्वर व व्यंजन। वर्णमाला स्वर अ आ इ ई उ ऊ ओ ओ ओ औ अह और अं। व्यंजन व्यंजन भी अनेक प्रकार के होते हैं, क ख ग घ अंगा, च छ ज छ य, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श। ध्वनियों का प्रतिनिधित्व देते हैं और यहाँ पर आज हम भाषा पे चर्चा करने जा रहे हैं। भाषा के बारे में तो आप सबको पता होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे कि भाषा असल में होती क्या है और वो क्यों ज़रूरी होती है। भाषा शब्दों का समंदर होता है, भावनाओं का आकार है, वो जीवन का मंत्र, हृदय की पुकार है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम अपनी भावनाओं और सोच विचार को दुनिया से व्यक्त कर सकते हैं। वो मुख्य रूप से अक्षरों, वर्णों और वाक्यांशों पर आधारित होती है। हर संस्कृति, हर देश की अपनी अलग सी भाषा होती है, जैसे अंग्रेजी है, स्पेनिश है, उर्दू है, वगैरह वगैरह। भाषा लिखित और मौखिक रूप में उपलब्ध होती है, लेकिन आप सब लोग सोचते होंगे कि आखिर में भाषा क्यों ज़रूरी है। असल में यदि भाषाएं ना होती तो मनुष्य कभी उतना विकास, उतनी उन्नति कर ही नहीं पाता जितनी उसने आज की है। उसके बिना सामाजिक विकास, व्यक्तिगत विकास, आर्थिक गतिविधियां तो बिल्कुल ही असंभव है। भाषा के ही जरिए हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं आगे बढ़ा सकते हैं। सुप्रभात। आज मैं अनन्या वर्मा, कक्षा 8वीं सफाई की छात्रा, आप सभी के समक्ष अपने परियोजना कार्य के शीर्षक लिपि के विषय में आप सबको बताने जा रही हूँ। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है, उन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। भाषाओं का लिखित रूप है लिपि। लिपि के माध्यम से हम मौखिक रूप की ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट कर सकते हैं। इसके क्या क्या उदाहरण हैं? उदाहरण के रूप में हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। इसकी विशेषता है कि ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। इसकी विशेषता है कि ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तथा अन्य भाषाएं जैसे अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इनकी लिपियां हैं रोमन और पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। धन्यवाद। हिंदी व्याकरण में जरूरी चीज़ें होती हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग और विशेषण। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का आपको शर्म आ रही है? के आधार पर शब्द के उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 वे होते हैं: तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हैं और हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य। और तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हों, जैसे कि क्षेत्र। देशज वे शब्द होते हैं जो कि हिंदुस्तान की बोलियों, हिंदुस्तान की क्षेत्रों और बोलियों से मिलकर बने हों। उदाहरण के लिए लोटा। की परिभाषा किसी जाति, स्थान, भाव, क्रिया और यदि किसी व्यक्ति के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को काफ़ी भागों में विभाजित करा जा सकता है, जिनमें से एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी व्यक्ति या स्थान के विशेष नाम की परिभाषा दी जाती है। जैसे ताजमहल कहाँ है? आगरा में। और बाकी हम सभी के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के भागों में आते हैं। दूसरा, भाववाचक संज्ञा। किसी के द्वारा दर्शाए गए भाव को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जैसे कभी हमें गुस्सा आता है तो गुस्सा एक भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी एक ही जाति के सारे पदार्थों को एक नाम में दर्शाती है। जैसे
और जातिवाचक संज्ञा में भी काफ़ी विभाग होते हैं जिन्हें विभाजित करा जा सकता है। जिनमें से सबसे पहला होता है द्रव्यवाचक संज्ञा में ठोस, तरल ऐसे पदार्थों को विभाजित करा जा सकता है, जैसे ठोस, पत्थर और तरल में पानी। उसके बाद उसे एक और हिस्से में विभाजित करा जाता है जिसका नाम होता है समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का ही एक विभाग है। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है सेना, जिसमें काफ़ी सारे पदार्थ मिलकर एक जाति बनाते हैं। सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक मैं और वह जिन शब्दों में प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक कहते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें जानता हूँ, वह घर जाएगा। निश्चयवाचक यह और इसका प्रयोग जिन शब्दों में होता है उन्हें निश्चयवाचक कहते हैं, जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, उसका घर बहुत दूर है। प्रश्नवाचक अगर आप किसी से प्रश्न कर रहे हो तो उसे प्रश्नवाचक कहते हैं, जैसे कि वह कौन है, तुम यहाँ कब आए। निजवाचक में जिन शब्दों पर जैसे कि स्वयं, खुद शब्दों का प्रयोग होता है सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, गुण, रंग आदि की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण मोटा, लंबा, काला, हरा आदि। संख्यावाचक विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध करे उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण उस मैदान में 5 लोग हैं। परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा का बोध करते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण 2 दर्जन, 1 किलो, 4 गज, 2 मीटर आदि। सर्वनामिक विशेषण ऐसे सार्वनामिक शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, उन शब्द को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का आदि। धन्यवाद। मैं 8वीं कक्षा का छात्र, मेरा नाम आयुष कुमार है। मैं आज अपनी बनाई गई गतिविधि के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। क्रिया विशेषण अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम इसके कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बात करेंगे। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का पता चलता हो उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण जैसे कि अब, तब, जब, कब आदि। दूसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया की रीति का बोध कराते हो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सचमुच, ठीक, अवश्य, कदाचित आदि, यह इसके उदाहरण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो अभिकारी शब्द क्रिया के होने का स्थान बताते हो उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। परिणामवाचक क्रिया विशेषण जो अभिकारी शब्द क्रिया के परिमाण का बोध कराते हो उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक, केवल, काफी, थोड़ा आदि। मैं दक्ष ठाकुर आज कक्षा 8वीं का छात्र अपने टी चार्ट के माध्यम से एक वचन और बहुवचन के बारे में बताना चाहूँगा। एक वचन जैसे कि गुरु और उसका बहुवचन गुरुजन होता है। वस्तु का वस्तु नहीं होता है। वंशिका, आप क्या बताना चाहोगे? पक्षी का बहुवचन शब्द क्या होता है? पक्षीगण। कर्ण, आप बताना चाहोगे कि कर्मचारी का बहुवचन रूप क्या होता है? कर्मचारी नहीं, कर्मचारी।
यहाँ आप बताना चाहोगे कि अध्यापक का बहुवचन शब्द क्या होता है? अध्यापकगण। अध्यापक जी, आज मैं तेजू ठाकुर कक्षा 8वीं का छात्र लिंग के ऊपर बोलने जा रहा हूँ। लिंग, जिन शब्द से स्त्री और पुरुष की जाति का बोध हो उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग उन शब्द को कहते हैं जिनमें स्त्री का बोध हो, और पुल्लिंग जिनमें पुरुष का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग के कई उदाहरण हैं, जैसे कि लड़की, बेटी, चाची, शेरनी, रानी, बहन, दादी आदि। और पुल्लिंग के कई उदाहरण हैं, जैसे कि लड़का, बेटी, चाचा, शेर, राजा, घोड़ा आदि। धन्यवाद। आठवीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा आज का विषय कारक है, जिसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदाय कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक है। जिसमें कर्ता कारक में ने का प्रयोग होता है, कर्ण कारक में को का प्रयोग होता है, कर्ण कारक में से के द्वारा का प्रयोग होता है, संबंध कारक में के को के लिए का प्रयोग होता है, अपदान कारक में से जुदाई का प्रयोग होता है, संबंध कारक में को के लिए रा रे ई का प्रयोग होता है, अधिकरण कारक में पर का प्रयोग होता है और संबोधन कारक में हे अरे का प्रयोग होता है। तो क्या आप मुझे अब बताएंगे कि अध्यापक पेन से लिख रहे हैं, इसमें कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? फिर बोल। कल मैं घर पर हूँ, इसमें कौन से कारक का प्रयोग हुआ है, क्या आप मुझे बताएंगे? दिव्यम। जी। एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं प्रीति मटू कक्षा 8वीं सफायर से विलोम शब्दों पर एक गतिविधि लाई। मैं उनमें से कुछ कठिन विलोम शब्द के उत्तर आपसे पूछना चाहूँगी। क्या आप में से कोई मुझे अस्ताचल का विलोम शब्द बता सकता है? ओजस्वी का, ओजस्वी, निस्तेज, उन्मुख का, विश्वेश, सुप्रभात अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। आज की जो चर्चा की जाएगी वह वाक्यांश के लिए एक शब्द पर की जाएगी। किसी विशेष वाक्य के लिए एक विशेष शब्द होता है, जैसे कि जो कभी बूढ़ा ना हो सके उसे अजय कहा जाता है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा जो चीज़ कोई ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अखाद्य कहते हैं। धन्यवाद। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल एक व्याकरण काल है जिसका कार्य किसी क्रिया या स्थिति को अतीत में रखता है। जैसे उदाहरण के लिए ताजमहल 1632 में बना था। वर्तमान काल क्रिया को जिस रूप से वर्तमान समय में मौजूद कोई भी स्थिति या किसी घटना के होने का संकेत मिलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं। भविष्यकाल एक क्रिया रूप है, यह एक क्रिया रूप है जो आमतौर पर क्रिया करते हैं। कुछ सालों में रोबोटिक टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे। धन्यवाद। विज्ञापन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लेखनी नामक कंपनी प्रस्तुत करती है जेल तथा बॉल पेन की उत्तम गुण। सबकी पसंद बिना रुके चले, सब दुकानों पर मिलता जाए। 5 पेन खरीदने पर 1 पेन मुफ्त, मात्र 20 रुपये का। धन्यवाद। को बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय उससे कम का यूज करती है, उन्हें हम अल्पकाल व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। उदाहरण के लिए क, ग, च और ज। महाप्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 15 होती है। उदाहरण के लिए क, ख, छ और झ।
हर्षित, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि अल्पप्राण व्यंजन के महाप्राण व्यंजन? जी। तनिष्ठ, आप क्या मुझे बता सकते हैं थ महाप्राण है कि अल्पप्राण? यह महाप्राण व्यंजन है विसर्ग चिन्ह। विसर्ग चिन्ह वो होते हैं जिन शब्दों के अंत में विसर्ग का उपयोग होता है, उन्हें विसर्ग चिन्ह कहते हैं। जैसे दुख, अतः, नमः, प्रातः आदि। अब मैंने कुछ विसर्ग चिन्ह के उपयोग करके वाक्य लिखे हैं। जैसे रवि प्रातः 6 बजे उठता है, वह प्रातः सैर पर जाता है, पुनः भलाई का काम करता है, माता पिता को नमन करता है। जिन स्वरों के उच्चारण में नासिका की सहायता लेनी पड़ती है वे अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे झंडा, मंदिर, पतंग, घंटी आदि। अनुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण के लिए मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है वे अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे चांद, आंवला, पांच, बांसुरी आदि। शिक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका। तकनीक की शिक्षा में भूमिका महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में शिक्षा में तकनीक ने क्रांति ला दी है। तकनीकी उपकरणों की सहायता से शिक्षार्थी अधिक सक्षम हो रहे हैं और अपनी शिक्षा में गहराई तक जा रहे हैं। वेबसाइट, ऑनलाइन ऐप्स, डिजिटल सामग्री के माध्यम से शिक्षा को साधारण और उच्च स्तर का बना दिया गया है। तकनीकी उपकरणों के माध्यम से छात्र अध्ययन सामग्री तक सहजता से पहुंच सकते हैं और अपनी शिक्षा में गहराई तक जा सकते हैं। इसके अलावा तकनीक ने शिक्षकों को भी शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशाएं दिखाने में मदद करी है। आज मैं सहेश ठाकुर कक्षा 8वीं से 5वीं की छात्रा हूँ। आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसके रचयिता है शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित ये कविता हम पंछी उन्मुख गगन की एक बहुत ही सुंदर चीज़ व्यक्त करती है। वे बताते हैं कि पक्षियों के मन में क्या चलता है जब उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, और यही बताते हुए उन्होंने लिखा है, हम पक्षी उन्मुख गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर कोई पंख टूट जाएंगे। अर्थात पक्षी उन्मुख जीव है और उन्हें स्वतंत्रता से जीने का पूर्ण अधिकार भी है। यदि मानव यानी हम उन्हें पिंजरे में बंद कर देंगे तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे, उनके पुलकित पंख सोने की तितलियों से टकराकर टूट जाएंगे। इसके कवि श्री शंकर माथुर जी है। शंकर माथुर जी इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, हमें उसका सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। रात दिन और भाग दौड़ में हम अक्सर मूल्य और संवेदनाओं को भूल जाते हैं, जिससे हम आंतरिक शांत प्रभावित होते हैं। आज का मेरा शीर्षक है अन्याय के खिलाफ लड़ाई। सन 1922 में कई लोग अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़े और उनमें से ही एक थे कोया आदिवासी जो कि आंध्र प्रदेश में रहते थे। उनके नेता का नाम था अलूरी सीताराम राजू। वे सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी गुजारते थे, पर उनका जीवन तब मुश्किल हुआ जब उन पर अंग्रेज़ों ने अपना हक जमाया। तहसीलदार बेस्टन द्वारा उनको सड़क बनाने के लिए कहा और उन्होंने उन पर दादागिरी भी की, पर सीताराम राजू ने उन्हें समझाया और हिम्मत दी, जिससे उनके मन में विद्रोह की ज्वाला जाग उठी। अंग्रेज़ों की भारी सेना ने उनके विद्रोह को 2 साल तक रोक नहीं पाई। फिर अंग्रेज़ों ने परेशान होकर एक योजना बनाई और जंगल में जाने वाले सारे रास्ते को बंद कर दिया। विचारों के आदान प्रदान का सबसे सरल माध्यम है जिससे हम अब किसी पर भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। बातचीत से हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। आज मैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में बोल रही हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर कितना कचरा, प्लास्टिक और कचरे के ढेर लगे हुए रहते हैं। हमें यह एक चिंता का विषय है, तो हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ, साफ और सुरक्षित बनाना है। हमें जैविक और अजैविक कचरे को अलग अलग रखना है। जैविक कचरे से हम खाद भी बना सकते हैं जिससे मिट्टी उपजाऊ होगी।
हमें पानी का उपयोग उतना ही करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो, ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आज से हम कदम उठाएंगे और अपने पर्यावरण को और सुंदर और साफ बनाएंगे। आपको बताऊंगा कोई पेन क्यों खरीदना चाहिए। मोती जैसी दिखावट के लिए बिना रुके चलते जाएंगे। सभी बुक स्टोर पर उपलब्ध, कीमत बस 20 रुपये। अभी खरीदिए और एक फ्री। सुप्रभात, मेरा नाम वंशिका ठाकुर है और आज मैं आप लोगों के साथ दीपावली के ऊपर चर्चा करने वाली हूँ। दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार को दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है और यह कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम रावण को पराजित करके और अपना 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। इस कारण वहाँ के लोगों ने घी के दिए जलाए थे। तब से अब तक हर वर्ष इस दिन को दीपावली के त्यौहार से मनाया जाता है और यह त्यौहार हर घर खुशियों की सौगात लाता है आज मेरा नाम है वेदांश शर्मा और आज मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बताऊंगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु रामेश्वरम में एक छोटे परिवार में हुआ था। उनके पिताजी मछुआरों को किराए पर नाव देते थे। हमें एपीजे अब्दुल कलाम जी की कुछ बातों से यह सीख मिलती है, जैसे अपने मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एकजुट निष्ठा होनी चाहिए। पहली जीत के बाद हमें आराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरी बारी हार गए तो लोग सोचेंगे कि हम पहली जीत भाग्य से ही जीते थे। धन्यवाद। सुप्रभात, आज मैं कक्षा 8वीं का छात्र विभाग की स्वरचित कविता को सुनाने जा रहा हूँ। जीवन में जो राह दिखाए, सही तरह से चलना सिखाए, माता पिता से पहले आता, जीवन में सदा आदर पाता, सबको मान प्रतिष्ठा जिसे, सीखी कर्तव्य निष्ठा जिसे, कभी रहा ना दूर मैं जिसे, वह मेरा पथदर्शक है, जो मेरे मन को भाता है, वह मेरा शिक्षक कहलाता है। कभी है शांत कभी है धीर, स्वभाव में सदा गंभीर, मन में दबी रहे ये इच्छा, काश मैं उस जैसा बन पाता जो मेरा शिक्षक कहलाता है। काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि काम अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, रमा पत्र लिख रही है, शेर दौड़ रहा है। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, वह काम कर चुका है। भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का बोध का पता चले उसे भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण, कल मैं मंदिर जाऊंगा। आज मैं आपके सामने चॉकलेट कुकीज़ पर विज्ञापन पेश करना चाहता हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट और लाजवाब है। यह बाज़ार में कुछ दिनों के लिए ही आया है। यह सिर्फ 10 रुपए का है। धन्यवाद।